हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 3 इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स। इसमें हमने अभी तक स्टूडेंट्स ओवरव्यू पढ़ा है, देन उसके बाद में वाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों हैं, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है या होनी चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। तो ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। वी कैन से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में किस तरह चुनाव होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। कि हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। देन आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एन एंड। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स dissolve. Elections are held in the constituency at the same time, either or the same day or within a few days। हम कह सकते हैं कि 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। फिर दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शंस, इसे हम आम चुनाव कहते हैं। एंड समटाइम्स इलेक्शन इज़ हेल्ड only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by-election. In this chapter we will focus on general elections। ये हम बात करें कि कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, इसे हम उपचुनाव कहते हैं। इस अध्ययन में हम आम चुनाव पर ही ध्यान देंगे, यानी जो आम चुनाव हैं उनके बारे में। अब है इसमें आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनाव क्षेत्र क्या हैं। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्शन इलेक्टिंग 90s MLAs। यू मे हैव वंडर हाउ दे डिड दैट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल 90 MLAs? आपने पढ़ा कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? यू परहैप्स नो दैट दिस इज़ नॉट द केस इन आवर कंट्री। वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता है। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधि की प्रणाली से काम करते हैं। These areas are called electoral constituency। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, यानी हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र नहीं कहा जाता है। The voters who lived in the area elect one representative। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 constituencies। कि हम कहें कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। The representative elected from each constituency is called a member of parliament or an
MP। लोकसभा चुनाव हम कहें कि हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, यानी जो भी यहाँ से चूज़ होके आते हैं उन्हें हम MP कहते हैं। One of the features of a democratic election that have every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. Then कि हम कहें कि लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट को बराबर मूल्य दिया जाए। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituency कि इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. Each parliamentary constitution has within its several assemblies constitution. The same principle applies for panchayat and municipal elections. कि हम कहें कि इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। Each village or towns is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elects one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as the seats for each constituency represent one seat in the assembly. When we say that Lok Sabha या Lok Dal won seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won 60 assembly constituency in the state and the Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly. कि हम कहें कि प्रत्येक पंचायत को कई वार्ड्स में हम बांट देते हैं जो छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा में 60 सीटें जीती तो इसका मतलब है कि विधानसभा में 60 निर्वाचन क्षेत्रों के लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्यसभा में पहुँचे। अब आगे है इसमें आपका रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी। रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। आवर constitution entitles every citizen of elect his her representative and to be elected as a representative. हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to Lok Sabha and the state legislative assembly. They may not have the required resources, education and contacts to contest and win elections against others. Those who are influent and resourceful may prevent them from the winning elections. कि लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूहों के लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएँ। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। तो if that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representatives and less democratic. तो हम कह सकते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का चरित्र कमज़ोर हो सकता है, व्यवस्था कम हो सकती है, या हम कहें कि अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। तो इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक लगेगी। So the makers of our constitution thought of a special system of the reserved constituencies for the
weaker section. Some constituencies are reserved for the people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes. In SC's reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for elections. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest and elections for the constituency reserved for ST. तो हम कह सकते हैं कि इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। सभी लोकसभा में जो आप कहें कि 84 सीट्स जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज़ अ प्रोपोर्शन। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्रिब्स, यानी 84 जो है SCs के लिए और 47 STs के लिए रखी गई हैं एज ऑन 26 जनवरी 2019. This number is a proportion to their shares in the total population. Thus, the reserved seats for SCs and ST do not take away the legitimate share of any other social group. तो हम कह सकते हैं कि 1 सितंबर 2019 की जो स्थिति है ये सीटें पूरी आबादी में इन समूह के हिस्से में अनुपात में हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के लिए उचित हिस्से में नहीं आती हैं या किसी और को ये दी नहीं जाती हैं। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन local bodies are not reserved for other backward classes as well. However, the proportions of the seats reserved varies from state and to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in the rural and urban local bodies for women. तो हम कह सकते हैं कि कमज़ोर समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण, पंचायती और शहरी नगर पालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वोटर्स लिस्ट दैट वी हैव टू बी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू फॉर